तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? पुरुष पढ़ेंगे। हाँ, तो पुरुष में पुरुष क्या है? एक सबसे पहले एक तत्व है, 25 तत्वों में से पुरुष क्या है? एक तत्व है। दूसरा क्या है? एक चेतन। कैसा तत्व है ये? चेतन है। एक चीज और है जो आप लोग भूल रहे हैं, आत्मा ही यही है। पुरुष क्या है? अगर आम भाषा में बोले तो क्या है? एक आत्मा है। पुरुष जो क्या है? हमारे अंदर भी पुरुष है, वो क्या है? पुरुष आत्मा है। और इधर आ जाइए। हाँ, एक चीज है, ये ना प्रकृति, ये लिखवाए थे ना, ना प्रकृति ना विकृति, मतलब ना ही ये उत्पन्न करता है किसी को, ना ही ये किसी से उत्पन्न होता है। यही ना, इतना सारा चीज जान गए हम लोग। और क्या क्या जानते हैं? जैसे देखिए, ये प्रकृति से क्या है? अलग है ना, प्रकृति से मिलता है क्या? जब प्रकृति में क्या है? 3 गुण हैं। अगर ये मिलता, प्रकृति से अगर ये मिलता तो इसमें भी 3 गुण हो जाता। तो इसको क्या बोलते हैं? त्रिगुणातीत। तो अतीत, त्रिगुणातीत का मतलब जो इंद्रियों से क्या हो? अलग हो, नहीं, जो गुणों से क्या हो? अलग हो, है ना? जो गुणों से क्या हो? अलग हो। तो क्या 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 बोलेंगे? ये क्या है? त्रिगुणातीत है। 3 गुण, जो 3 गुण कौन कौन पढ़े हैं? हाँ, ये तीनों गुणों से क्या होता है? अलग होता है। आत्मा जो क्या है? आत्मा में 3 गुण नहीं होता है। तो यहाँ देख के लिख रही है, हमको लगा इसमें देख के लिख रही है। वही देख रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा, हाँ वही लग रहा है कि यहाँ देख रही है। चलो देखो इधर, तो ये देखिए, ये क्या है? पुरुष त्रिगुणा अतीत है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये क्या है? ये प्रकृति है और ये क्या है? पुरुष है। ठीक है, ये पुरुष और ये प्रकृति। जब वहाँ पर गेट बोलो, गेट थोड़ा लगा दो ना तुम लोग, जब बोल के आओ ना, बोल सुने, बोल क्लास में थोड़ा गेट लगा ना, रिक्वेस्ट करना। हाँ गेट है, बोल क्लास हो रहा है, नहीं तो कुर्सी लगा दो, जाके जाओ। हाँ फिर देखिए इधर, तो ये क्या है? प्रकृति और ये पुरुष, दोनों का क्या होता है? संयोग होता है। संयोग मतलब संयोग नहीं होता है, केवल पुरुष क्या होता है? प्रकृति के करीब आता है। नहीं समझे? प्रकृति क्या आता है? करीब आता है। तो ये क्या है? पुरुष जो है वो 3 गुणों से क्या है? अतीत है, 3 गुणों से परे है, 3 गुणों से अलग है। तो ये इतना चीजें जाने पुरुष के विषय में, सामान्य चीजें। पुरुष क्या है? सांख्य दर्शन में पुरुष एक तत्व है जिसे आत्म तत्व कहते हैं, जो आत्मा के स्वरूप है, जो आत्मा को ही पुरुष कहा गया है। ये पुरुष क्या है? चेतन है। ये पुरुष क्या है? चेतन है। उसके बाद सृष्टि प्रक्रिया में पुरुष का योगदान है। जब सृष्टि प्रक्रिया था, जब सृष्टि का निर्माण होता है, तब मैंने बताया था कि सृष्टि के निर्माण में प्रकृति और पुरुष का योगदान होता है। तो ये पुरुष सहायक होता है ना प्रकृति का। दोनों के संयोग से ही, दोनों के सहमति से ही क्या होती है? सृष्टि का बनना प्रारंभ होता है। और पुरुष जो है, पुरुष ना ही उत्पन्न होता है ना प्रकृति। प्रकृति का अर्थ क्या होता था? जो उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकृति। और जो उत्पन्न होता है उसको क्या बोलेंगे? विकृति। लेकिन बोलता है पुरुष ना प्रकृति है और ना विकृति है। तो इन सबके विषय में लिख लेंगे। तो ये पुरुष के विषय में कुछ विशेषताएं, पुरुष ना प्रकृति है ना विकृति। अच्छा, पुरुष को ज्ञान तत्व भी कहा गया है, ये अलग चीज है ना। क्या पुरुष को क्या कहा गया है? ज्ञान तत्व। क्या इसके बाद ये सब लिखते हैं कि नहीं घर में जाके आप लोग? हाँ ये सब लिखना। तो पुरुष क्या है यहाँ पे? ज्ञान तत्व। तो पुरुष के विषय में इतना सारी चीजें पता चला कि पुरुष 25 तत्वों में से एक है। पुरुष सृष्टि प्रक्रिया में इसका पुरुष का अहम भूमिका होता है। अगर हम इस समय की बात करें तो पुरुष की अगर बात करें तो हमारे अंदर जो आत्मा है वही क्या है? पुरुष है। और इसी पुरुष और प्रकृति के संयोग से सृष्टि का प्रारंभ होता है। ये पुरुष जो है वो 3 गुणों से परे है, त्रिगुणातीत इसको कहते हैं।
इंद्रिय अतीत किसको बोलते हैं? इंद्रिया अतीत किसे बोलते हैं? जिसे इंद्रियों से जाना जाता है इसको उसको इंद्रियां सहित कहा जाता है, और जिसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता उसको क्या बोलते हैं? इंद्रिय अतीत। जैसे जिसको आंखों से नहीं देख सकते हैं, होना। अतीत मतलब वो उससे परे हो जाना, त्रिगुणातीत। ईश्वर क्या है? तीनों गुणों से अतीत है। आत्मा भी क्या है? तीनों गुणों से अतीत है। हम लोग क्या है? 3 गुणों से नहीं, हम लोग 3 गुणों से सहित हैं। हमारे अंदर 3 गुण है ना, तो हम लोग तीनों गुणों से सहित कैसे होंगे? अगर भगवान के अंदर भी 3 गुण पाया जाता ना तो वो भी मोह माया में फंसते हैं। हाँ, तो समझिएगा, तो जो आत्मा है वो तीनों गुणों से अतीत है, त्रिगुणातीत कहा जाता है। इंद्रियों अतीत का, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता ईश्वर को। तो पुरुष के विषय में, पुरुष तत्व आत्म तत्व ही है, चेतन है, सृष्टि प्रक्रिया में इसका योगदान है, ना प्रकृति ना विकृति, और फिर क्या है? त्रिगुणातीत। और ये सब क्या कहा गया है? ज्ञात तत्व। मैंने बताया था शुरुआत में, व्यक्त और फिर अव्यक्त और फिर ज्ञात तत्व। पुरुष का बहुत बड़ा योगदान होता है। और समझिएगा, ये सृष्टि में अगर पुरुष ही ना हो, आपके अंदर अगर पुरुष ही ना हो, पुरुष मतलब आत्मा, अगर आपके अंदर पुरुष ना हो तो सृष्टि आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। मतलब हम इस शरीर का मालिक कौन है? आत्मा है। ये शरीर का मालिक कौन है? आत्मा है। ये शरीर किसके अधीन चलता है? इस आत्मा के अधीन चलता है। क्लियर है? तो यही पुरुष है। अर्थात अगर देखा जाए ये पूरा सृष्टि, ये दुनिया, जैसे गाड़ी क्या है? वो शरीर है, और उसमें जो ड्राइवर है वो क्या है? आत्मा है, वही पुरुष है। अगर वो सो जाएगा तो गाड़ी कहीं भी जाके गिरा देगी गाड़ी फिर क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो ये आत्मा अगर जिस दिन सो जाएगा, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। शरीर को भी क्या क्या कर दिया जाएगा? जला दिया जाएगा। तो ये जो आत्मा है, ये जो पुरुष है वो क्या है? वो आत्मा ही है। क्लियर हुआ? बोलिए, समझ आया? अब पुरुष है या नहीं है, तो पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए, कल प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध किए थे हम लोग। उसके लिए 5 तर्क था, 5 अवयव था। क्या? परिमाणात, समन्वयात, शक्तितः, प्रवृत्तेश्च, हाँ याद करो, कार्य कारण विभागात और अविभागात वैश्व रूपस्य। आप लोग नहीं कंठस्थ करके आए हैं। ये देखो एग्जाम में अगर आ जाता है ना, और ये 5 बिंदु अगर लिख लेंगे ना, सब 5 बिंदु इसको टूटी फूटी भाषा में अगर समझा भी देंगे ना, आपका आंसर सुपर डुपर हिट हो जाएगा। जो कॉपी चेक करने वाला रहेगा वो केवल देखेगा ना, बोल वाह ये 5 बिंदु को लिखा है, और समझा भी देंगे तब तो बल्ले बल्ले। आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। फेयर नहीं बनाया, नहीं वैसा नहीं, चीटिंग मत करो। क्या नहीं है तो क्या करते हैं फिर? आप क्या करते हैं फिर? मतलब आप जा कर के रूम में आप लोग पढ़ते नहीं हैं? फेयर भी बनाते हैं। अब ये कंठस्थ रखा करो, एक टॉपिक तो पढ़ाना है, उसे अगर नहीं क्लियर करेंगे दिन प्रतिदिन क्या हो जाएगा? बढ़ते चला जाएगा ना, तो दिक्कत हो जाएगा ना। फिर भारी भारी सा लगने लगेगा आपको। कम से कम नहीं भी ठीक है, जो भी समझ में आया और उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करो। एग्जाम में लिखना है कि नहीं लिखना है, तो दोबारा भी आप ऐसे थोड़ा समझाएंगे, टूटी फूटी भाषा में समझाएंगे आप अगर आप पूछिएगा तो। हाँ, ज़्यादा दिक्कत है फिर से क्लास लेंगे, चूँकि सिलेबस ही इतना है जो पढ़ाते शायद पूरा सिलेबस पूरा ना हो पाए। और एग्ज़ाम में तो आ जाएगा, ये सब इतना पढ़ा दें उससे आ जाएगा। एग्ज़ाम पास करना मायने नहीं रखता है। एग्ज़ाम तो रात में पास पढ़ते हैं, दिन में एग्ज़ाम दे लेते हैं और पास हो जाते हैं। लेकिन आपको नॉलेज रखना है ना, आगे जाके कुछ है तो कुछ पढ़ाना पड़ेगा, यहाँ कुछ ऐसा ज़रूरत पड़े तो ये सब जानना पड़ेगा ना, समझा हुआ रहेगा। तो ये सब थोड़ा देखना है, ठीक है? कोई बात नहीं, याद किए हैं, लेकिन याद नहीं किए तो गलत है। याद किए फिर भी भूल गए चल सकता है, लेकिन आप कोशिश नहीं किए तो ऑलरेडी आप भूल जाएंगे। ये क्लियर हो गया? तो पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कितने तत्व हैं? कितने हेतु है? 5 हेतु है, सब में 5। प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए 5, सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए 5, और पुरुष को सिद्ध करने के लिए 5। क्लियर है?
अभी सब में 5 आएगा। चलिए इसमें पहला देखिए लिखते हैं संघात प्रार्थत्वात्। पहला लाइन क्या है? हम संघात ऐसे टाइप से लिख रहे हैं। ठीक है, त्रिगुणा आदि विपर्ययात, त्रिगुणा आदि विपर्ययात। देखिए सब में पंचमी व्यक्ति लगा हुआ है। जितना भी अभी हेतु हम लोग पढ़ रहे हैं सब में लगा हुआ है ना। इसके पहले जितने क्या पढ़े हैं? असद कारणात्, क्या है उसके बाद? उपदान करणात्, सर्वसंभवा भवात्, सक्त से शक्य कारणात्, कारण भवात् च सत्कार्यम। उस दिन हम लोग काफ़ी कंठस्थ किए थे। हाँ इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, तो एक बार याद हो जाएगा ना, अपने आप निकलने लगेगा। और नहीं भी तो ऑप्शन भी देख लोगे, मार दोगे। तीसरा क्या है? देखिए यहाँ विपर्ययात है। विपर्ययात से ये जो दा का ता हो जाएगा, उससे आ निकलेगा तो क्या? अधिष्ठानात्। क्या बन जाएगा? अधिष्ठानात्। अधिष्ठानात्। ठीक, उसके बाद भोक्तृभावात्, जिसमें पंचमी लगा हुआ है ना, वही उसी को लिखना है। हाँ यहाँ डैश दे दीजिए, ठीक रहेगा। दूसरा बार क्या है? भोक्तृ, क्या लिख दे? भावत्री लिखा हुआ है, गलत लिखा हूँ। भावत्री, भोक्तृ लिखा, आपके पुस्तक में भोक्तृ लिखा हुआ है, भोक्तृभावात् लिखा हुआ। ऐसे ना, भोक्तृभावात्। केवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च, प्रवृत्तेश्च, प्रवृत्ते है यहाँ पंचमी व्यक्ति सब में। ये 5 साधक हैं। हाँ क्या लिखा? हाँ विसर्ग हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए हाँ लिख लिए, जैसे जैसे लिखते हैं वैसे वैसे लिखना। तो संघार्थ, ये 5 को आप समझना है, 5 को अलग अलग फिर एक्सप्लेन करना है। तो पहला याद कीजिए, संघार्थ प्रार्थत्वात्, त्रिगुणे आदि विपर्ययात्, अधिष्ठानात्, पुरुषो अस्ति, भोक्तृभावात्, कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। याद कीजिए इसको, बोलिए। संघार्थ प्रार्थत्वात्, त्रिगुणे आदि विपर्ययात्, अधिष्ठानात्, पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात्, कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। बोलो इसको मेरे साथ बोलो। चलिए आइए। संघार्थ प्रार्थत्वात्, साउंड बढ़ाओ। संघार्थ प्रार्थत्वात्, त्रिगुणे आदि विपर्ययात्, अधिष्ठानात्, भोक्तृभावात्, कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। प्रवृत्तेश्च बोलने में अच्छा लगता है ना। हाँ प्रवृत्ते जोड़ चा, तो ये लिख सकते हैं सीधे, प्रवृत्तेश्च भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए बार बार बोलिए, याद कीजिए इसको। हाँ देखिए इधर, संघार्थ प्रार्थत्वात्, त्रिगुणे आदि विपर्ययात्, अधिष्ठानात्, पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात्, कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। कितने लोग याद हो गया? संघार्थ प्रार्थत्वात्, त्रिगुणे आदि विपर्ययात्, त्रिगुणे आदि विपर्ययात्, अधिष्ठानात्, पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात्। पुरुषो अस्ति देखो ना यहाँ पे,
ये मिटाना, ये देखो जब भी यहाँ लिखोगे ना इधर वैभव, जब भी ये अवग्रह लिखना है तो ऊपर वाला साइन मिटाया जाता है। तो पुरुषो अस्ति भोक्तृ भावात, हाँ, केवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च, ये पांचों आते क्या, संघार्थ परर्थत्वात्, बोलिए जब तो बोल, संघार्थ परर्थत्वात्, त्रिगुणी आदि विपर्ययात्, अधिष्ठानात्, पुरुषो अस्ति भोक्तृ भावात् और केवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। केवल पांचों का नाम बोलो। पहला क्या है, संघार्थ परर्थत्वात्, त्रिगुणी आदि विपर्ययात्, एक हो गया, दो, अधिष्ठानात्, पुरुषो अस्ति भोक्तृ भावात्, तो ये चौथा क्या है, भोक्तृ भावात्, और उसके बाद केवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। अच्छा, हमारे अंदर पुरुष कौन है? अब हमारे अंदर एक शरीर है, मतलब शरीर है और आत्मा है। शरीर क्या है, प्रकृति है, और आत्मा प्रकृति से बना हुआ अंश है, और पुरुष क्या है, आत्मा। अच्छा, इन दोनों में से मोक्ष किसको चाहिए, शरीर को चाहिए या आत्मा को चाहिए? आत्मा। ये बात जानते हैं आप लोग। तो शरीर को क्या चाहिए? शरीर को तो वैसा नहीं चाहिए, क्यों? शरीर तो सहायक होता है उस आत्मा को मोक्ष दिलाने में, यही होता है ना। चलिए अब समझाएं। अब मैं इसके द्वारा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पुरुष है, हाँ, पुरुष का सत्ता होता है, आत्मा होती है, समझे? किसके द्वारा? इसके द्वारा पुरुष होता है। जैसे देखिएगा, लिखता है संघात प्रर्थत्वात्, संघात प्रर्थत्वात्। संघात का मतलब क्या होता है? एकत्रित करना। संघात मतलब कोई चीज़ को एकत्रित करना। संघात मतलब किसी चीज़ का व्यवस्था करना, ठीक है? जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, धन अर्जन करते हैं, तो धन को क्या किया, संघात। और वो धन किसके लिए, वो धन किसके लिए अर्जित करते हैं? तो बोलते हैं पर मतलब दूसरा, प्रार्थ मतलब दूसरों के लिए, समझ रहे हैं? अर्थात हमारे द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती है वो किसके लिए की जाती है? दूसरों के लिए की जाती है। तो वो दूसरा कौन है? वो दूसरा आदमी कौन है? क्या है? बाल बच्चा। हाँ ठीक है, बाल बच्चा के लिए। अब बाल बच्चा भी तो करता है, वो किसके लिए करते हैं? नहीं, तो वो बोलता है ना कि वो जो दूसरा, जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो ये शरीर है, तो ये शरीर जो भी काम कर रहा है, जो भी धन इत्यादि धर्म कर्म इत्यादि का अर्जन कर रहा है, तो वो किसके लिए? उस पुरुष के लिए। तो वो अगर पुरुष नहीं होता तो ये क्रियाएं भी नहीं होती। थोड़ा सा टफ है, इसको समझने की कोशिश करना। जैसे क्या, अब इसको उदाहरण समझो। आपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं आप, ठीक है? जीवन में बहुत मेहनत करते हैं और आपने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा किया। किसके लिए? दूसरों के लिए ना, प्रर्थत्वात्, दूसरों के लिए। तो वो जो जिसके लिए आप एकत्रित कर रहे हैं वो कौन है? वही आत्मा है। तो ये जो प्रकृति, पुरुष, अहंकार, ये सब जो है ये एकत्रित हुए हैं, लेकिन ये किसके लिए है? ये सब उस पुरुष के लिए है, वो आत्मा के लिए। पुरुष मतलब आत्मा। उदाहरण के लिए जैसे हम क्या करते हैं, मेरे पास बहुत सारा सामान है। क्या वो सामान सिर्फ मेरे लिए है? हम जो भी एकत्रित करते हैं किसी दूसरे के लिए करते हैं। क्या करते हैं? किसी दूसरे के लिए करते हैं। तो ये शरीर क्या है? प्रकृति है। ये शरीर क्या है? प्रकृति का अंश है। तो ये शरीर काम करता है, वो किसके लिए करता है? उस पुरुष के लिए। हाँ, तो हमारे द्वारा, मनुष्य के द्वारा, अर्थात हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो भी क्रियाएं करते हैं वो क्रिया किसके लिए होता है? स्वयं के लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए, उस पुरुष के लिए करते हैं। तो वो है कौन जिसके लिए हम लोग इतना सारा काम करते हैं? अच्छा, ये मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ये करते हैं, क्या किसके लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए। अब मोक्ष कौन प्राप्त करेगा?
अच्छा, एक माँ बाप सेवा करते, पूरा मेहनत करता है, क्या वो स्वयं के लिए? किसके लिए? अपने बाल बच्चा के लिए। तो वो बाल बच्चा ही क्या है? एक तरह से आत्मा है, वही पुरुष है। तो उससे ये साबित हो जा रहा है कि इन जैसे प्रकृति, ये इधर हो गया प्रकृति और इधर क्या हो गया? पुरुष। इधर क्या हो गया? प्रकृति और इधर क्या हो गया? पुरुष। तो प्रकृति का जैसे मन है, एकादश इंद्रियां हैं, ये सब है, जो भी कार्य करता है, जो भी धन एकत्रित करता है, मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं, इन सबों के द्वारा जो चीज भी संघात अर्थात जो भी चीज का एकत्रण किया जाता है, वो सब किसके लिए किया जाता है? दूसरों के लिए। समझ रहे हैं? आप इसको ऐसे समझें, जैसे एक कलाकार है, ठीक है, एक कलाकार है, अब वो स्टेज पे जाता है और वो तरह तरह के अपने अंदर जो भी कला को वो अर्जन किया हुआ रहता है, उसको क्या करता है? प्रस्तुत करता है। अपने लिए करता है? किसके लिए? दूसरों के लिए। तो वो दूसरा कौन है? स्वयं के लिए तो कोई नहीं करता। दूसरा जो होगा पुरुष ही होगा। हाँ, पुरुष है। आपका शरीर दिन प्रतिदिन इतना कार्य कर रहा है, ये प्रकृति, आपका प्रकृति यही सब काम कर रहा है ना जी। आपका ये मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर क्यों मिला? मोक्ष प्राप्ति के लिए। और हम लोग क्या करते हैं? दिन प्रतिदिन कार्य करते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं। तो वो कर्म का फल भोगता कौन है? पुरुष भोगता है। समझे? तो क्या लिखेंगे कि ये संघात परर्थत्वात् का अर्थ होता है, संघात मतलब क्या होता है? एकत्रण करना, इकट्ठा करना, अर्थात संघात का मतलब एकत्रित करना। अर्थात कि हमारे द्वारा जो कुछ भी कार्य किया जाता है वो किसके लिए? दूसरों के लिए। तो वो दूसरा कौन है? पुरुष है। तो फिर उसके बाद लिखना जो महत्व, अहंकार आदि ये सब जो हैं वो एकत्रित हुए हैं, वो किसके लिए एकत्रित हुए हैं? पुरुष के लिए। महत्व, अहंकार, हाँ, एकादश इंद्रियां, ये सब किसके लिए समर्पित है? उस पुरुष के लिए। पुरुष के लिए। अर्थात एक और उदाहरण, और अच्छे से उदाहरण दे सकते हैं। देखिए इधर, इस संसार में जितने भी वस्तु है, देखो इधर, इस संसार में क्या है? जितने भी वस्तु है, क्या वो स्वयं के लिए है? जैसे फूल है, क्या फूल अपने आप के लिए है? किसके लिए है? दूसरों के लिए। गाड़ी क्या स्वयं के लिए है? वो गाड़ी का कौन सेवन कर रहा है? वो गाड़ी किसके लिए है? गाड़ी बना है तो किसके लिए? दूसरों के लिए। क्या घर अपने लिए है? घर क्या अपने लिए है? नहीं। तो ये शरीर अपने लिए है? ये शरीर क्या शरीर के लिए है? उस पुरुष के लिए। अगर ये पुरुष नहीं रहेगा तो ये शरीर भी व्यर्थ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो अर्थात इस संसार में जितने भी वस्तु हैं वो क्या होते हैं? वो दूसरे के लिए, दूसरे प्रयोग के लिए होते हैं, स्वयं के प्रयोग के लिए नहीं होते हैं। तो वो जो दूसरे के लिए होते हैं वो क्या है? पुरुष। अगर और उदाहरण ले, हम लोग इतना साज सज्जा करते हैं, क्या स्वयं के लिए सजते हैं? फैक्ट बात क्या है? क्या स्वयं के लिए सजते हैं? हाँ सर, खुद में भी तो अच्छा लगता है। नहीं, उसका मेन रीजन कुछ और है। क्या हम स्वयं के लिए सजते हैं? देखो समझ गए है कि नहीं? इतना साज सज्जा करते हैं तो स्टेटस काहे लगाते हैं? स्टेटस नहीं लगाना चाहिए फिर। अच्छा कुछ लोग होते हैं, पता है स्टेटस क्या लगाते हैं? कोई नया कपड़ा लेंगे, ठीक है, और जब तक उसको पहन करके स्टेटस नहीं लगाएंगे तब तक वो कपड़ा किसी दूसरे को पहनने नहीं देंगे। एक बार स्टेटस लग गया उसके बाद ही हम कपड़ा शेयर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। कुछ लोग हैं मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसे लोग। चलिए समझाइए। अर्थात इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, समझे, वो क्या वो स्वयं के लिए है? पंखा क्या स्वयं के लिए है? किसके लिए? दूसरों के लिए। ये हाथ स्वयं के लिए है? दूसरों के लिए। तो संघात परर्थत्वात् क्लियर हो गया। अब ये उदाहरण मेरे ख्याल से समझ आ गया। फूल का सुगंध है
तो फूल से जो सुगंध निकलता है तो क्या खुदे फूल सूंघता है उसको? स्वयं के लिए, दूसरों के लिए होता है। तो इस संसार में जितने भी वस्तु हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थ का प्रयोजन किसके लिए होता है? दूसरों के लिए। अर्थात ये शरीर है, अब लास्ट में लिखना, अर्थात ये शरीर है तो उसी प्रकार जैसे फूल है, फल है, तो क्या फल स्वयं के लिए होता है? किसी दूसरे के लिए? उसी प्रकार ये शरीर है तो ये शरीर भी किसी दूसरे के लिए है। तो ये पुरुष के लिए ना सर? हाँ, ये शरीर भी किसी दूसरे के लिए है, तो वो दूसरा आदमी कौन है? पुरुष है। तो इस प्रकार से नहीं सिद्ध हो रहा है, पुरुष तत्व जो है उसका एक हेतु सिद्ध हो गया, पुरुष जो होते हैं। क्लियर हुआ? क्या हो गया? अपने आप स्टॉप हो गया? अच्छा ठीक, दूसरा चालू कर दो। तो ये एक रीजन हो गया क्लियर।